बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर। आज का मेरा टॉपिक क्लास 11 का लेसन नंबर 11 है। आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम को स्टार्ट करने से पहले, इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले, इसका टेक्स्ट स्टार्ट कराने से पहले बच्चों आपको कुछ इसका बैकग्राउंड बताना ज़रूरी था कि अगर आप इसका बैकग्राउंड नहीं जानते आप इस लेसन को समझ नहीं सकते। आप पहले इस लेसन का बैकग्राउंड जानने के बगैर आप इसका टेक्स्ट अच्छी तरह ग्रिप नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसलिए आपको इसका तो हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन बताना है, उसके बाद मैं टेक्स्ट की तरफ लेके चलूँगा। इसके राइटर को आप याद रखें क्योंकि सारा लेसन जो है वो बेस करता है, इसी राइटर पे बेस करता है। इस राइटर के बारे में हल्की फुल्की हिस्ट्री आपको बताऊँगा। इस लेसन का जो इंट्रोडक्शन भी है, इस लेसन का जो बैकग्राउंड भी है, ये बैकग्राउंड बताने के बाद जो मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें लिखा है और इस बैकग्राउंड को बताने के बाद मैं आपको लेसन के ट्रांसलेशन की तरफ लेके चलूँगा। क्योंकि मैं अगेन आपको रिपीट करता चलूँ, जब तक आप इसकी टेक्स्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक आप इसकी टेक्स्ट अच्छी समझ नहीं लेंगे, अच्छी समझने के लिए आपको इसका बैकग्राउंड जानना बड़ा ज़रूरी है। तो बात शुरू होती है वर्ल्ड वार से। वर्ल्ड वार की डेट आपको पता है, मैं कितनी दफ़ा बता चुका हूँ। 1919 को वर्ल्ड वार ख़त्म हो गई थी और ये वार जो थी जर्मनी को शिकस्त हुई थी और बरतानिया ने ये जंग जीती थी। अब बरतानिया में मोस्टली जो पीपल थे वो वाइट पीपल हैं। यहाँ से रेसिज़म स्टार्ट हुई। रेसिज़म पहले आपको डिफ़ाइन कर दूँ क्योंकि मेरे लेक्चर को अक्सर वो बच्चे सुनते हैं जो इतनी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश में ग्रिप नहीं रखते, तो उन्हीं के लिए मैं अक्सर औकात कोशिश करता हूँ तो कि आसान से आसान वर्ड यूज़ करूँ, इंग्लिश के लफ्ज़ में कम से कम यूज़ करूँ ताकि उन्हें आसानी से समझ आ सके। तो बच्चे ये रेसिज़म आप सबसे पहले याद रखें, सारा लेसन इसी पे बेस करेगा। अगर आपको इसकी समझ आए, रेसिज़म रेस से है, RACE रेस। रेस होता है एक दौड़ने को कहती है, लेकिन एक रेस नस्ल को भी कहती है। जो नस्ल होती है घोड़े की नस्ल, इसी तरह इंसानों की नस्लें होती हैं, इसी तरह रेस से रेसिज़म निकला ये वर्ड सारा। ये रेस से रेसिज़म आया है, ठीक है। नस्ल परस्ती, वर्ल्ड वार के बाद नस्ल परस्ती, तुम काले हो मैं गोरा हूँ, तुम छोटे हो मैं बड़ा हूँ, तुम अच्छे हो मैं बुरा हूँ, अब तुम्हारे अंदर ये खामियाँ मेरे अंदर ये खूबियाँ, ये तुम्हारा रंग काला है मेरा रंग गोरा है, वगैरह वगैरह। ये नस्ल परस्ती है जिसमें दोनों में फ़र्क आ गया, दोनों नस्लों में, वाइट में और ब्लैक में फ़र्क आ गया। और ये फ़र्क जो था वर्ल्ड वार 1 के बाद काफ़ी ज़ोर पकड़ गया। वर्ल्ड वार 1 1919 के बाद ये काफ़ी ज़ोर इस वर्ल्ड वार ने पकड़ा। और जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई तो इसकी जो पीक थी, अपनी पीक पे, अपनी सही हाइट पे ये रेसिज़म पहुंच चुकी थी कि जिसमें नस्ल परस्ती जो थी, जिसमें वाइट और ब्लैक का, जिसमें काली चमड़ी और सफ़ेद चमड़ी जो थी, उन दोनों में काफ़ी फ़र्क आ गया। और इस हद तक फ़र्क आ गया कि जो ब्लैक पीपल थे, जो स्याह लोग थे, इन्हें बच्चे नेग्रो के नाम से भी आप इसे सुनोगे। नेग्रो जो हबशी होता है उसको कहते हैं, ठीक है। अब नेग्रो के नाम से भी, नेग्रो हम हबशी एक गाली के तौर पे, एक गलीज़ अल्फाज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेग्रो जो हबशियों की एक नस्ल है उसको नेग्रो कहा जाता है। हम इसे नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली नेग्रो जो है ये ब्लैक पीपल के लिए यूज़ होता है। जो ब्लैक पीपल की एक रेस है, एक नस्ल है, उसको नेग्रो कहा जाता है। ये नेगेटिव तौर के सेंस पे, नेगेटिव सेंस हमने बनाया है, लेकिन बेसिकली ये नेगेटिव सेंस है नहीं है। तो ये 2-3 वर्ड आपने याद रखनी है। इसी के बैकग्राउंड से आपको मैं स्टार्ट करूँगा। रेसिज्म आपको बताया नस्ल परस्ती, जिसमें नस्ल का फ़र्क, ऊंच नीच का फ़र्क, ज़ात पात का फ़र्क, रंग और नस्ल का फ़र्क आया। और ये वर्ल्ड वार 1 और 2 के बाद ये ज़्यादा पीक पे आया, ये ज़्यादा हाइट पे पहुँचा। और इसी तरह जो ब्लैक पीपल थे, जिन्हें मैं नेग्रो के नाम से ही बता रहा हूँ आपको कि नेग्रो जो ब्लैक पीपल थे, इनको पुअरली ट्रीट किया जाने लगा। ये इंतहाई घटिया तरीन तरीके से इनको ट्रीट किया। इवन के इनको इंसान समझना ही उन्होंने ख़त्म कर दिया कि ये इंसान है ही नहीं है, ये जानवरों की नस्ल से है। इसके नतीजे में क्या हुआ, इस रेसिज्म में जिसमें ब्लैक पीपल को इंतहाई पस्त कर दिया गया, इंतहाई उन्हें दबा दिया गया। अब ब्लैक पीपल को चूँकि इंसान नहीं समझा जा रहा, तो फिर इनके साथ हर वो अजियत, हर वो जुल्म, हर वो दुख, हर वो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए जिनके, उनके ख्याल में, वाइट पीपल के ख्याल में ये इनके हकदार है। गुलाम इनको बनाया गया, नेज़ों पे इनको चढ़ाया गया, जिंदा आग में इनको जलाया गया, इनकी खालों को जिस्म से उतारा गया, इनके ज़ख्म करके इनके ज़ख्मों पे नमक छिड़का गया। और ऐसे ऐसे जुल्म इन पे किए गए। हर एक नई मुसीबतें, हर एक नया जुल्म इन पे ईजाद हुआ। सिर्फ किस वजह से कि ये लोग जो हैं ये इंसान नहीं है, इन लोगों की काली चमड़ी है, ये लोग ब्लैक पीपल हैं।
ये रेसिज्म जो था वाइट और ब्लैक पीपल में, ख़ास तौर पे जो वाइट पीपल थे, अपने आप को वो सुपीरियर समझना शुरू हो गए, अपने आप को आला बरतर समझना शुरू हो गए, और ब्लैक पीपल को वो इंतहाई पुअर ट्रीट करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब जब ब्लैक पीपल इतने ज़्यादा उन्हें पस्ती में लाया गया, इतनी ज़्यादा उन्हें नीचे धकेला गया, उन्हें इतना ज़्यादा गहराई में डाला गया कि उन्हें इंसानों की आबादी से ही निकाल दिया गया, उन्हें ग़ुलामों के तौर पे ट्रीट किया जाना, उन्हें कच्ची बस्तियों में रखना, आबादी से दूर रखना, और तंगो तारीक गलियों में, और इवन के ये जो सबसे अलग थलग इलाके हुआ करते थे वो ब्लैक पीपल के लिए हुआ करते थे कि इनका हक ख़त्म कर दिया गया कि ये इंसानों के साथ नहीं रह सकते, ये हमारे साथ नहीं रह सकते, ये हमारा जूठा नहीं खा सकते, ये हमारे किसी भी काम में शरीक नहीं हो सकते, इवन कि हमारे किसी काम को, किसी चीज़ को ये हाथ लगाएं तो उस चीज़ को फेंक देता था, उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इतनी नस्ल परस्ती अरूज पे चली गई। अब ब्लैक पीपल जब ये इंतहा को पहुंच चुकी थी, ये ब्लैक जो रेसिज्म थी, ये नस्ल परस्ती जब इंतहा को पहुंच चुकी थी, तो फिर आपको पता है कि ये ख़ास तौर पे जो हमारा लेसन है ये अमेरिका से डील करेगा, ये लेसन अमेरिका से डील करेगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ जस्ट अमेरिका को ट्रीट किया, ये हाल पूरी दुनिया में था, लेकिन अमेरिका में जो इसके अरूज पकड़ा, जो आपका लेसन का रिलेटेड एरिया है वो अमेरिका है, तो मैं सिर्फ अमेरिका के साथ ट्रीट करूँगा। तो ब्लैक मैन ट्रीटेड अनइक्वली इन अमेरिका, अमेरिका में भी वही हाल हुआ जो अजीतों का, जुल्मों सितम के, जो मुसीबतों के, आजमाइशों के पहाड़ काले लोगों पे तोड़े गए, और इवन के इनको हक के जो उनका जमहूरी हक था वो उनसे भी दस्तबरदार कर दिया गया, इनको अपनी आबादियों से निकाल दिया गया। अब कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो आपको पता है इनकी खाल नोचते थे, उन पर ज़ख्म छिड़कते थे, मिर्चें फेंकते, इनको आग में ज़िंदा जलाते, और इनको मारना और जानवर को मारना एक बराबर था, उनके लिए ये इंसान है ही नहीं थे। अब जब इस तरह की कंडीशन में, इस तरह के हालात में, इस तरह की अजियत में ब्लैक पीपल, लेकिन किसी के अंदर अभी तक कोई ऐसा जोश जज्बा नहीं पैदा हुआ कि जो अपने हक के लिए, अपने फेवर के लिए, अपने आप के लिए बोल सके, अपना हम भी ज़िंदा इंसान हैं, हम भी जीने का हक रखते हैं, हमें भी दूसरे इंसानों की तरह हकूक़ मिलने चाहिए, लेकिन ऐसी आवाज़ अभी तक किसी में पैदा ना हो सकी। तब मार्टिन लूथर जो था 1929 से 1968 इसकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ था, तब इन्हीं ब्लैक पीपल में एक शख्स पैदा हुआ 1929 को, उसका नाम मार्टिन लूथर था। अब मार्टिन लूथर, आप इसके अगर आप टेक्स्ट के आप राइटर को देखें तो इसका नाम भी मार्टिन लूथर किंग जार है, इसका पूरा नाम मार्टिन लूथर किंग जार था। अब इसने जन्म लिया 1929 को ये ब्लैक पीपल में ही पैदा होता है। ये वो वाहिद शख्स था जिसने अपने हकूक़ के लिए, अपने हक़ के लिए जंग लड़ी, जंग पुरअमन जंग लड़ी, इसने आवाज़ उठाई, हमें भी जीने का हक़ होना चाहिए, हम भी इंसान हैं, हमें भी रहने का, हमें भी ज़िंदा रहने का हक़ मिलना चाहिए। हमारे साथ जो नारवा सलूक किया जा रहा है, हमारे साथ जो जुल्म ज़्यादती की जा रही है, हमें जो मुख्तलिफ़ आजमाइशों अज़ीतों से गुजारा जा रहा है, ये बंद किया जाए। अमेरिका में हम भी एक इंसान के तौर पे हमारे हकूक़ तस्लीम होने चाहिए। अब जब इसने ये तहरीक शुरू की, तो इसने जब एक मूवमेंट चलाई थी साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के नाम से, इस तहरीक को शार्ट लेटर में ना SCL और C के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस तहरीक, ये एक ऐसी तहरीक थी कि जो ब्लैक पीपल के राइट के लिए उसने तहरीक चलाई कि ब्लैक पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एज वाइट मैन। जिस तरह सफ़ेद लोग हैं इसी तरह ब्लैक लोग भी हैं, जिस तरह सफ़ेद लोगों के बच्चे हैं इसी तरह वाइट लोगों के भी बच्चे हैं, जिस तरह उन्हें हर एक हक़ दिया गया है इसी तरह हर एक हक़ ब्लैक पीपल को भी होना चाहिए। ये मूवमेंट असल में तहरीक जो इसकी साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस जो इसने चलाई थी 1957 को, जो अपने ब्लैक पीपल थे, जो अपने काले लोग जो थे, जो नेग्रो थे, उनके हक़ में इसने आवाज़ उठाई, उनके हक़ में इसने तहरीक चलाई, उनके हक़ में इसने मूवमेंट चलाई। अपने लोगों को, पहले तो लोग काफ़ी पसमानदा इलाकों में रहते थे, काफ़ी उनका जो माइंड था वो ब्रेन वाश किया गया था। अब वो अपने हक़ के लिए बोल नहीं सकते थे, लेकिन एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ लोग शामिल होना शुरू हो गए। तो ये 1963 को इसने एक ऐलान किया, इसने ऐलान किया कि ब्लैक पीपल जहाँ के भी हैं, जिस मर्जी रियासत में हैं, आप लोग वाशिंगटन के मुकाम पे उसने वो अपनी एक स्पीच डिलीवर करने थी। वाशिंगटन DC के नाम से आजकल अमेरिका के अंदर ये जगह जानी जाती है। वाशिंगटन के मुकाम पे
उसने एक स्पीच करनी, उसने एक जलसा करना था। वाशिंगटन के मुकाम पे उसने सारे लोगों को इकट्ठा किया। वो लोग जो दबे दबे रह रहे थे, वो लोग जो अजीतें बर्दाश्त कर रहे थे, वो लोग जिन पे जुल्म सतम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, जिन्हें हर एक हक से महरूम किया गया था, अब उन लोगों को इसने पूरे अमेरिका से इकट्ठा किया। इसने पूरे अमेरिका से दावत दी कि आप लोग वाशिंगटन के मुकाम पे आके, उसने एक जलसा किया। और इन सारे उस जलसे में जो शरीक वो लोग थे, जो ब्लैक पीपल, जो लोग अपने हक से महरूम है, जो लोग अजीतें, तकलीफ़ें, परेशानियां, हर किस्म की जो दुख तकलीफ़ जुल्म सितम सह रहे हैं, वो लोग इस जगह पे आए, वो लोग इस जगह पे इकट्ठे हुए। एक मार्टिन लूथर किंग जार की एक नारे पे, एक ज़ुबान पे, एक उसने जो तहरीक चलाई थी, एक उसने जो नारा लगाया था, एक इकट्ठा होने का नारा जो लगाया था 1963 को, वो लोग सारे मुख्तलिफ़ मुकामात से, मुख्तलिफ़ स्टेट से वो लोग वाशिंगटन के मुकाम पे इकट्ठे हुए। उस जगह पे उसने एक स्पीच की, उन लोगों को स्पीच की। ये स्पीच एक उम्मीद थी, ये स्पीच एक ख्वाब था, ये स्पीच उसने अपने लोगों को एक उम्मीद दी कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम भी वाइट पीपल की तरह आज़ाद घूमेंगे, जब हम भी इन्हीं के साथ बैठेंगे, जब हम भी इन्हीं जैसे हक रखेंगे, हमें भी इन्हीं जैसा ट्रीट किया जाएगा। अब क्या स्पीच थी, उस स्पीच में इसने क्या कुछ डिलीवर किया, उस स्पीच में इसने क्या बातें की, उस स्पीच में इसने ऐसी कौन सी मोटिवेशनल स्पीच की थी, वो सारी स्पीच आपकी यहाँ पे हमने इस लेसन में देखनी है। तो ये इसका बच्चे बैकग्राउंड था। इस बैकग्राउंड को जाने बिना आप लोग कभी भी इस लेसन को, टेक्स्ट को समझ नहीं सकते। तो ये 1963 में स्पीच डिलीवर की थी मार्टिन लूथर किंग जार ने अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अपने लोगों में इनोवेशंस के लिए, अपने लोगों को इसने इनिशियल स्टेप से जगाने के लिए, अपने लोगों को इसने वेलकम किया, अपने लोगों को इंस्पायर किया, अपने लोगों को इसने मोटिवेट किया। उस मोटिवेशनल स्पीच को आपके टेक्स्ट में शामिल किया गया। वो क्या स्पीच थी, इस स्पीच की टेक्स्ट जब आपको करवाऊंगा तो आप लोग खुद देखोगे कि उसने क्या स्पीच की। अपने ब्लैक पीपल को उसने, जो उस जैसे रेस के थे, उस जैसे नस्ल के थे, उस जैसे कलर के थे, उन लोगों को जो जुल्म सितम के सताए हुए हैं, अजीतें बर्दाश्त करके इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं, उनका जो लीडर था, उस लीडर ने क्या स्पीच डिलीवर की, वो स्पीच हम टेक्स्ट में देखेंगे। लेकिन फर्दर इसका क्या नतीजा हुआ, 1964 को इतने जुल्म सितम सहने के बाद भी 1964 को इसे पीस के नाम पे इसे नोबेल प्राइज़ है कि पीस फॉर पीस, कि इसने पुरअमन मुजाहरा किया। इतने जुल्म सितम के बावजूद, इतने अजीतें, इतनी तकलीफ़ें सहने के बावजूद इन लोगों ने पुरअमन मुजाहरा किया। इस पीस की बिना पे इसे नोबेल प्राइज़ 1964 को दिया गया था। अब 1968 को अमेरिकन अथॉरिटीज़ जो थी, उन्हें इस बात का ख़तरा, क्योंकि लोग जोक दर जोक उसकी तहरीक में शामिल होना शुरू हो गए, लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हो गई, लोगों में आगाही होना शुरू हो गई, लोग इंस्पायर होना शुरू हो गए, जगह जगह पे झड़कें शुरू हो गई। अब इन झड़पों की वजह से जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये मार्टिन हाथ से आगे निकलता जा रहा है, तो उन्होंने 1968 को इसे मरवा दिया, एक गन शॉट के ज़रिए इसे मरवा दिया गया। 1968 को मरवाने का उन्होंने ख्याल किया, उनकी ये उम्मीद थी कि इसके मरने के बाद ये तहरीक खुद ब खुद दम तोड़ जाएगी। लेकिन इस 1968 के उसके मरने की देर थी कि उसके साथ ही उस अमेरिका के अंदर सिविल वार स्टार्ट हो गई, लोग आपस में लड़ना शुरू हो गए। वो लोग जो दबे दबे रहते थे, वो लोग जो गलियों में, जो पसमानदा इलाकों में, वो लोग जो अजीतें तकलीफ़ें बर्दाश्त करते थे, उन लोगों में इतनी मार्टिन ने हिम्मत पैदा कर दी थी कि वो लोग सड़कों पे आ गए, वो लोग गलियों में आ गए। सिविल वार स्टार्ट हो गई, पुलिस के साथ झड़पें, फौज के साथ झड़पें, पूरा मुल्क एक जंग की लपेट में आ गया। तब 1973 को ब्लैक पीपल के हकूक़ मान लिए गए, ब्लैक पीपल को एज ए सिटीज़न तस्लीम कर लिया गया। ब्लैक पीपल को भी वो सारे हक दे दिए गए, वो सारे हक जो वाइट पीपल को दिए गए थे। तो ये बच्चे सारा इसका बैकग्राउंड था, जो मार्टिन लूथर किंग जार की एक एफर्ट थी, एक उसने क्या स्पीच डिलीवर की। इसका टेक्स्ट इसी बात से रिलेटेड है कि अगर आपको उसकी स्पीच को जानना है, ये उसने स्पीच क्यों की, किस वजह से की, कब की, क्या वजह थी उसकी, और इस स्पीच में उसने क्या कुछ कहा, ये सारी डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह ताला टेक्स्ट में रीड करवाता हूँ। तो ये आई होप कि आपको इसका जो बैकग्राउंड था वो समझ आया। बैकग्राउंड समझना पहले ज़रूरी है, उसके बाद मैं इसकी आपकी ट्रांसलेशन की तरफ लेके चलता हूँ।